Welcome all, this is History, Class 10th, CG Board. We will see the first chapter in this video, the First World War. तो क्लास 9th में आप लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लार्ज स्केल में इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर हो पाए कम टाइम में। तो इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को यूरोप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। और जो डेमोक्रेसी था, पहले क्या होता था, जो ज़्यादातर कंट्रीज़ थी उनको किंग रूल करते थे या फिर फ्यूडल लॉर्ड्स रूल करते थे। लेकिन बाद में जब लोगों ने डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंस समझी, क्योंकि किंग रूल में क्या होता था कि किंग के हिसाब से कंट्री चलती थी, कोई भी राइट्स जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के हैंड में नहीं रहते थे। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा वे होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू लोगों को उनके अधिकार मिलते हैं, मतलब उनको उनके राइट्स मिलते हैं। तो इसीलिए लोग जो है वो डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो यूरोप में क्या हुआ, 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रीज़ और डेमोक्रेटिक आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहे थे। लेकिन 20th सेंचुरी आते आते हुआ ये कि यही चीज़ जो है वो हॉरिफिक वॉर, मतलब एक वॉर में बदल गई। तो ये कैसे होता है, यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले के लोग जो होते थे, पहले जो वॉर होता था वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होता था। मतलब दो ट्रुप्स जो हैं वो आमने सामने लड़ाई करते थे, उसमें मतलब सिविलियंस पीपल इंक्लूड नहीं रहते थे। पहले के लोगों के पास जो वेपन्स रहते थे वो जैसे तलवार हो गया, कवच हो गया, त्रिशूल, ढाल, गदा, इस टाइप की चीज़ें होती थी। लेकिन जैसे जैसे मतलब नए जो न्यू टेक्नोलॉजी को लोगों ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया, जैसे कि जब से गन पाउडर का इन्वेंशन हुआ, गन पाउडर को चाइना ने इन्वेंट किया था। तो गन पाउडर के इन्वेंशन के बाद जो नेचर था वॉर का वो पूरी तरह से क्या हो गया, बदल गया। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी इसमें इंक्लूड हो गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज़ के थ्रू जो वेपन्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब बनने लग गए, और ऐसे ऐसे वेपन्स बनने लग गए जो दूर से ही अटैक करते थे। और जैसे कि सबमरीन्स हो गया, मशीन गन्स हो गई, और ट्रुप्स के ट्रांसपोर्ट के लिए लॉजिस्टिक, मतलब जो सामान होते हैं उसके ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स आ गए। तो इसकी वजह से जो नेचर था वॉर का वो पूरी तरह से बदल गया। तो ये किस चीज़ की वजह से हुआ था, ये कहीं ना कहीं इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी को लोगों ने एक्सेप्ट किया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सेप्ट किया था। इसी वजह से ये जो प्रॉब्लम हुई थी ये क्या हुआ, एक वॉर में बदल गया। नाउ यू शुड नो सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें कि पहली चीज़ ये कि जो वॉर है वो 1914 से 1918 के बीच हुआ था। मतलब ये पूरे 4 साल चला था। और ये जो वॉर है वो एक्चुअली दो ग्रुप्स के बीच हुआ था। एक ग्रुप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की था, और दूसरे ग्रुप में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो 1917 में ज्वाइन किया था। तो यू कैन सी द टेबल हियर, यू कैन सी द टेबल कि ये जो मेजर कंट्रीज़ हैं उनके नाम लिखे गए हैं, और उसमें कितने ह्यूमन कैजुअलिटीज़, मतलब कितना नुकसान हुआ, कितने लॉस, डेथ हुए, ये सब इस टेबल में दिया हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि हम इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों बोलते थे। क्योंकि हम इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये जो वॉर था ये कोई दो कंट्रीज़ के बीच में नहीं था। इस वॉर में बहुत सारे कंट्रीज़ इंक्लूड थी। पहली चीज़ ये, एक तो पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट इंक्लूड था। दूसरी चीज़ ये, 1917 में अमेरिका ने भी क्या किया था, इसको ज्वाइन कर लिया था। तीसरी चीज़ ये कि जो एशिया है और अफ्रीका है ये उस टाइम पे यूरोप की कंट्रीज़ की कॉलोनीज़ थी। तो जिसकी वजह से जो अफ्रीका और एशिया है इनकी कंट्रीज़ ने भी वॉर में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इनडायरेक्टली। अब वो कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे कि इंडिया है, इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर में था उस टाइम पे। तो ब्रिटिशर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड थे। तो इंडियन आर्मी ने ब्रिटिशर्स की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था। तो इन द सेम वे ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ थी यूरोप
एशिया एंड अफ्रीका की जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट की थी, लेकिन किसी और कंट्री की वजह से। तो यू कैन सी कि ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ इंक्लूड हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो इसमें बहुत सारा कॉन्टिनेंट इंक्लूड था, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़, मतलब बहुत सारी नहीं, थोड़ी बहुत ऐसी कंट्रीज़ थी जो इंक्लूडेड नहीं थी, जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी जो इंक्लूड नहीं हुई थी, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दोनों में ही इंक्लूड नहीं हुई थी, इसलिए इन्हें न्यूट्रल नेशंस, मतलब न्यूट्रल रही थी ये कंट्रीज़, इसलिए इनको न्यूट्रल नेशंस के नाम से भी जाना जाता है। नाउ यू कैन सी द मैप ऑफ यूरोप, जो कि ये 1914 का मैप है। ये मैप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यू कैन सी हियर जर्मनी, यू कैन ऑल्सो सी हियर ऑस्ट्रिया हंगरी, सर्बिया जो कि नेबरिंग कंट्री है ऑस्ट्रिया हंगरी का, रशिया, फ्रांस, ये जो है ये कुछ खास कंट्रीज़ हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक्चुअली में बिगेन कैसे हो गया, मतलब वैसे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रीजंस बहुत सारे थे, क्योंकि वॉर कोई मिनटों में नहीं हो जाता, इसके लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं, राइट। तो एक जो आउटब्रेक हो गया वॉर का, वो था बहुत ही बेसिक माइनर इंसिडेंट था कि एक्चुअली क्या था, ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी है ये सर्बिया को अपने कंट्रोल में करना चाहता था। ये चाहता था कि सर्बिया उसके कंट्रोल में आ जाए, लेकिन सर्बिया जो है वो क्या रहना चाहता था, इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। तो एक दिन क्या हुआ, एक हाईली पेट्रोटिक सर्बियन सिटीज़न ने एक असैसिनेट कर दिया प्रिंस आर्चड्यूक, जो कि ऑस्ट्रिया का था। मतलब सर्बिया के एक सिटीज़न ने आर्चड्यूक, प्रिंस आर्चड्यूक जो था ऑस्ट्रिया का, उसको मार दिया, और उसकी वाइफ को भी मार दिया। कौन सी जगह में, सराजेवो, इन 1914। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ऑस्ट्रिया जो कि एंग्री हो गया और उन्होंने सर्बिया पर अटैक कर दिया। अब हुआ ये कि सर्बिया को रशिया सपोर्ट करता था, तो सर्बिया को बचाने के लिए रशिया आया, और ऑस्ट्रिया हंगरी को बचाने के लिए कौन आया, जर्मनी आया। और जो फ्रांस है वो रशिया का सपोर्ट किया उसने, क्यों, क्योंकि जर्मनी और फ्रांस की लड़ाई थी, तो जर्मनी को अपोज करने के लिए फ्रांस ने अपोजिट पार्टी ज्वाइन कर ली, और टर्की जो है वो किस साइड आ गया, जर्मनी के साइड आ गया। तो ऐसे करते करते ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड हो गई। लेकिन एक चीज़ और है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीज़न कोई एक नहीं था, मैंने जैसे कि पहले ही बताया, ऐसे बहुत सारे रीज़न थे। इसमें से एक सबसे बड़ा रीज़न था, वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो 19th सेंचुरी में यूरोप में बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन सक्सेसफुल होने के लिए फॉरेन मार्केट्स की ज़रूरत पड़ती है, ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, चीप लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ें जो है, इन मिनरल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीज़ में सक्सेसफुल हो, इसके लिए कंट्रीज़ ने क्या किया, दूसरी जो कि वीक नेशंस थे उन पे अटैक करना चालू कर दिया, उनको अपने कंट्रोल में करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि जर्मनी ने अटैक किया था फ्रांस पे 1871 में, और कैप्चर किया था एक बहुत ही ज़्यादा मिनरल रिच अल्साक लॉरेन। तो यू कैन सी कि जर्मनी कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ तेज़ी से भाग रहा था। ब्रिटेन जो था उस टाइम पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में सबसे ऊपर था। उसका रीज़न था उसकी नेवल पावर। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे एक जो ट्रैवलिंग का सोर्स था, एक जो ट्रेड करने का, व्यापार करने का जो सोर्स था, वो सिर्फ और सिर्फ क्या था, नेवल पावर ही था। तो इसीलिए जर्मनी को पता था कि अगर ब्रिटेन को इंडस्ट्रियलाइजेशन में हराना है, अगर उस अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को सक्सेसफुल करना है, तो उसे भी अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और उसको ट्रेड बढ़ाने के लिए अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और उसने अपनी नेवी स्ट्रॉन्ग करनी स्टार्ट की, सो दैट उसको एक्सेस मिल जाए अटलांटिक ओशियन में, मेडिटरेनियन सी में और इंडियन ओशियन में। तो ऐसे करते करते जर्मनी जो है वो
मतलब काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा था। तो ब्रिटेन और जर्मनी की ऑलरेडी रेस चल रही थी, एक कंपटीशन इनके बीच था किस चीज़ को लेके, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके। तो जो कि मैं बताई कि मैंने पहले ही बताया कि जो कंट्रीज़ थी उनके बीच आपस में कंपटीशन हो गया किस चीज़ को लेके, मार्केट्स को लेके। तो इनके बीच कंपटीशन हो गया कॉलोनीज़ बनाने का, क्योंकि मिनरल रिसोर्सेज के लिए एक लार्ज मतलब कंट्रीज़ को कॉलोनाइज्ड करना पड़ेगा, उसको अपने अंडर में करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे चीज़ें बेचनी पड़ेंगी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक लार्ज मार्केट, चीप लेबर्स, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो कंट्रीज़ के बीच क्या आ गया, कंपटीशन आ गया। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न और है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, वो है कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल ट्रीटीज़, जिसको हम सीक्रेट ट्रीटीज़ के नाम से भी जान सकते हैं। तो हुआ ये कि कंट्रीज़ जो है उनके बीच आपस में फियर हो गया। क्यों? क्योंकि कंपटीशन था कंट्रीज़ के बीच की कोई किसी पे अटैक ना कर दे, या फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाना है तो दूसरी कंट्रीज़ पे क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो इसीलिए एक दूसरे से बचने के लिए कंट्रीज़ ने क्या किया, ग्रुपिंग स्टार्ट कर दी। तो एक था ट्रिपल अलायंस और दूसरा था ट्रिपल एंटेट। तो ट्रिपल अलायंस जो था इसमें इंक्लूड था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, ये की फोर्स में आई थी 1882 में। इन्होंने ये ट्रिटी इसलिए साइन की थी कि अगर फ्रांस और रशिया इनमें से कोई भी कंट्री या और कोई भी बाहर की कंट्री इन पर अटैक करेगी तो ये लोग आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। और एक था ट्रिपल एंटेट। अब क्या हुआ, ये जो ट्रिपल एंटेट है ये जर्मनी से बचने के लिए बनाया गया था, क्योंकि जर्मनी जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहा था, और ब्रिटेन जो है वो इस चीज़ से फियर में था कि कभी जर्मनी अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना कर ले। इसलिए इन्होंने अपनी एक ट्रिटी साइन कर ली जिसमें कि इंक्लूड था फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन, जो कि इन्होंने साइन की 1907 में। इसके अलावा और भी बहुत सारी ट्रिटीज़ थी, जैसे कि जर्मनी ने टर्की के साथ एक ट्रिटी साइन की थी कि अगर रशिया अटैक करेगा तो जर्मनी इसको सपोर्ट करेगा। और इन द सेम वे एक ट्रिटी रशिया और सर्बिया की भी साइन हुई थी। तो यू कैन सी कि एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए ये क्या बना रहे थे, ग्रुपिंग कर रहे थे। ठीक है, तो यू कैन सी दिस कार्टून। ये कार्टून एक्चुअली ये बता रहा है कि अगर इफ़ यू विल टच मी आई विल जॉइन, इन शॉर्ट मतलब अगर तुमको कोई भी टच करेगा तो क्या होगा, मैं अपना सपोर्ट करने के लिए आ जाऊंगा। तो ऐसा करते करते यूरोपियन नेशंस जो है वो एक दूसरे को जॉइन करने लग गई, और ऐसा करते करते बहुत सारी कंट्रीज़ ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर लिया। अब एक और रीज़न है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉज का, वो है अल्ट्रा नेशनलिस्ट फीलिंग एंड मिलिट्रिज्म। तो ये एक्चुअली देखो क्या हुआ कि 19th सेंचुरी में जो कंट्रीज इस्टेब्लिश हुई थी वो नेशनलिस्ट स्टेट्स थी। तो गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स के बीच में यूनिटी बढ़ा रहे थे। क्यों? क्योंकि यूनिटी भी एक फैक्टर है अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग करने का। तो इसीलिए जो कंट्रीज़ थी उनके मन में ये फियर था कि हम पर कोई अटैक ना कर दे, या फिर हमें अपनी कॉलोनीज़ बढ़ानी है, हमें अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना है। इसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने लोगों के बीच यूनिटी को क्या किया, स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है, फिर उसी टाइम पे एक और चीज़ देखने को मिली कि कोई न्यू कम्युनिटीज़ ऐसी बहुत सारी थी, जैसे कि कोई सेम लैंग्वेज बोल रहा है एक रीजन में, तो वो अपने आप को एज अ सेपरेट नेशन देखने लग गए, एज अ सेपरेट मतलब वो अपने आप को अलग समझने लग गए, इंडिपेंडेंट समझने लग गए। तो उसमें से प्रोमिनेंट कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो अपने आप को समझने लग गए, उसमें जूइश पीपल इंक्लूड थे, हंगरी के लोग इंक्लूड थे, ऐसे कुछ लोग इंक्लूड थे। तो ऐसा करते करते बहुत सारे ग्रुप्स बन गए जो अपने आप को अलग करना चाहते थे। लेकिन
ऐसा इसमें एक चीज़ प्रॉब्लम आई, इसमें ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे लोग और भी थे जो सेम लैंग्वेज बोलने वाले अलग रीजन में प्रेजेंट थे, तो जिसकी वजह से ये अपने आप को एज अ सेपरेट नेशन नहीं कर पाए। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टर्मोइल क्रिएट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई किसमें, यूरोप में। और इस टाइम पे लोगों के मन में एक और चीज़ इन्फ्लुएंस हो रही थी, वो थी डार्विन्स थ्योरी। डार्विन्स थ्योरी एक्चुअली ये बोलती है कि जो कंट्रीज़ हैं अगर उनको अपने आप को कैपेबल बनाना है, अपने आप को मतलब कैपेबल बनाना है, तो ज़रूरी है स्ट्रगल करना, ज़रूरी है दूसरों पे अटैक करना, कंट्रीज़ को डोमिनेट करना, वीकर नेशंस को डोमिनेट करना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। यही एक रास्ता है अपने आप के डेवलपमेंट का। तो इसीलिए उस टाइम पे ये एक नेचुरल लॉ बन गया दूसरी कंट्रीज़ पे अटैक करना और कॉलोनीज़ बनाना। तो ये चीज़ें भी डार्विन्स थ्योरी जो है वो लोगों को क्या और ज़्यादा मोटिवेट करी थी, जिसकी वजह से उनके मन में एक नई टाइप की जो भावना है वो आती है, वो है अल्ट्रा नेशनलिज़म। अल्ट्रा नेशनलिज़म मतलब होता है कि लोगों को एंकरेज कर देना, मतलब अपनी नेशन के लिए एंकरेज कर देना कि कुछ भी करो अपने कंट्री के लिए, इस टाइप का अल्ट्रा नेशनलिज्म, मतलब बहुत ज़्यादा पेट्रोटिज्म आ जाना। तो इस अल्ट्रा नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले किया था वो था न्यूज़पेपर ने। न्यूज़पेपर जो था वो लोगों को क्या करने के काम आता था, इंसाइट करने के काम आता था। इंसाइट मतलब लोगों को गुस्सा दिलाने के काम आता था दूसरी कंट्रीज़ के अगेंस्ट। जैसे कि मान लो ब्रिटेन वाले ऐसा कुछ मतलब अपने न्यूज़पेपर में छाप दें जर्मनी के अगेंस्ट, तो जर्मनी जो है वो तो गुस्से में आएगी ही, और इधर से ब्रिटेन के लोग भी गुस्से में आ जाएंगे, और जिसकी वजह से पीसफुल एग्रीमेंट्स कंट्रीज़ के बीच नहीं होंगे और वॉर जो है वो होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये जो है ये अल्ट्रा नेशनलिज्म को बढ़ाने का काम कर रहा था, और जिसकी वजह से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो रहे थे। अब क्या हुआ कि अल्ट्रा नेशनलिज्म से एक और चीज़ राइज हो जाती है, वो है मिलिट्रिज्म। मिलिट्रिज्म मतलब होता है मिलिट्री पे खर्च कर देना, मतलब मिलिट्री पे खर्च बढ़ा देना, या अपने ट्रुप्स को स्ट्रॉन्ग करना, या टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, या इंडस्ट्रीज़ को यूज़ करना सिर्फ और सिर्फ वेपन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो यू कैन सी द टेबल ऑफ 7.2, जिसमें कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये बता रहा है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ब्रिटेन, रशिया, इटली एंड फ्रांस का 1880 से 1914 के बीच, मतलब इन्होंने अपना जो मतलब एक्सपेंडिचर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, ठीक है। नाउ यू कैन सी दिस फिगर 7.2 की एक जर्मन फैक्ट्री के बारे में बता रहा है जो कि मैन्युफैक्चर कर रहा है क्या, कैनॉन्स, ठीक है। तो जर्मनी ने अपनी जो एक्सपेंडिचर था मिलिट्री पे वो क्या कर दिया था, डबल कर दिया था। तो जिसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो कहाँ पे लोग लगा रहे थे, मिलिट्री पे लगा रहे थे। वेपन्स को क्रिएट करने के लिए लोग उसमें क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे थे। नाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों, अब इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो मेन जो मतलब बेसिक रीज़न है वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब रिवॉल्यूशन का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना, और ओल्ड टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट, मतलब ओल्ड टेक्नोलॉजी की जगह न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना। यही क्या होता है फर्स्ट वर्ल्ड, मतलब यही क्या होता है, रिवॉल्यूशन होता है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर हो पाए कम टाइम में। और इसके लिए ज़रूरत थी क्या, अगर ज़्यादा लोग अगर ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसके लिए एक लार्ज मार्केट की ज़रूरत होगी, एक ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत होगी, लेबर सस्ते में मिल जाए ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी, सस्ते में
मतलब रॉ मटेरियल्स, मिनरल रिसोर्सेज मिल जाए, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होगी। और इसके लिए लोगों ने, कंट्रीज़ ने स्टार्ट किया कोलोनाइजेशन, मतलब दूसरी कंट्री पे अपना कंट्रोल जमाना। और जब दूसरी कंट्रीज़ में इन्होंने कंट्रोल जमाना स्टार्ट किया और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जब कंपटीशन स्टार्ट हो गया, तो कोलोनाइजेशन का भी कंपटीशन हो गया, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच क्या हो गई, दुश्मनी हो गई। और दुश्मनी हुई तो ये लोग एक दूसरे को डीमोरल, मतलब हराने के लिए इन्होंने अल्ट्रा नेशनलिज्म का एक प्रोपोगंडा, मतलब अफवाह फैलाने की कोशिश की, ताकि जो मतलब वॉर है वो बातों से ही जीत ली जाए। और दूसरी चीज़ें फिर उन्होंने मिलिट्री पे खर्च किया, और मिलिट्री पे जब इन्होंने खर्च किया, वेपन्स बनाना स्टार्ट किया, तो ये जो मतलब ये जो सिचुएशन थी ये किस में कन्वर्ट हो गई, टोटली वॉर में कन्वर्ट हो गई। नाउ वी विल सी द मेजर एपिसोड्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बेसिकली जो मैंने अभी बताया ये रीज़न था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। लेकिन एक जो आउटब्रेक हो जाता है, मतलब आउटब्रेक हो जाता है, वो क्या था, वो था असैसिनेशन ऑफ प्रिंस आर्चड्यूक, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी का था और सर्बिया के द्वारा उसको मारा गया था। तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर अटैक कर दिया, कब, 28 जुलाई 1914 को। अब रशिया जो है वो सर्बिया को सपोर्ट करने के लिए आता है, और फ्रांस जो है वो भी अपना सपोर्ट जो है वो किसके साइड बता देता है, रशिया के साइड बता देता है। और जर्मनी जो है वो रशिया और फ्रांस के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देता है अगस्त में। और जर्मनी जो है वो किसके साइड आ जाता है, ऑस्ट्रिया के साइड आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि इनके बीच एक ट्रिपल अलायंस नाम की ट्रिटी साइंड थी कि अगर कोई हम पे अटैक करेगा तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो जर्मनी इन द सेम वे, जर्मनी आ गया किसकी हेल्प करने के लिए, ऑस्ट्रिया की हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो यू कैन सी कि ऐसा करते करते बहुत सारी कंट्रीज़ ने ज्वाइन कर लिया। और इटली जो है इसने क्या किया कि पहले तो ये जर्मन अलायंस में इंक्लूड था, मतलब ट्रिपल अलायंस में ये इंक्लूड था। लेकिन बाद में इसने ब्रिटेन के साथ ट्रिटी साइन कर ली, मतलब इसने अपनी पार्टी बदल दी बाद में किसने, इटली ने। ओके, नाउ अब अमेरिका का क्या रोल था। अमेरिका जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री था। अमेरिका ने पूरे वॉर की जो बोलते हैं पासा पलट दिया था। तो वी विल डिस्कस अबाउट अमेरिका हियर। अमेरिका शुरू में न्यूट्रल था, मतलब वो दोनों में से किसी के साइड भी नहीं था। वो क्या करता था, वो दोनों साइड को आर्म सपोर्ट करता था, फूड देता था, बेचने का काम करता था। तो एक बार क्या हुआ कि जो ब्रिटेन है उसके कुछ सामान आ रहा था, ब्रिटेन का सामान आ रहा था, ब्रिटेन का सामान आ रहा था। अमेरिका ने डिक्लेयर कैसे कर दिया वॉर, मतलब अमेरिका कैसे ज्वाइन करता है वॉर, अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो यूएसए क्या था, मेन सप्लायर ऑफ आर्म्स एंड असेंशियल गुड्स था, स्पेशली फॉर एंटेड पावर्स। तो हुआ ये कि जर्मन की जो यू बोट शिप्स थी उसने ब्रिटेन की सबमरीन, जिसका नाम था लुसितानिया, मतलब इसका नाम इस बुक में नहीं दिया है बट इट इज़ इन द कोर्स, कि जर्मनी की यू बोट शिप्स ने ब्रिटेन की सबमरीन जिसका नाम था लुसितानिया, उसमें उसको क्या कर दिया, संक कर दिया, मतलब डुबा दिया। इसमें अमेरिकन के लोग भी इंक्लूड थे। तो दिस मेक द अमेरिकन पीपल्स एंग्री एंड यूएसए ने अपना डिक्लेयर कर दिया वॉर अगेंस्ट जर्मनी। ठीक है, तो इसलिए जर्मनी मतलब वो वॉर में एंटर कर जाता है, क्योंकि अमेरिका की जो मतलब शिप्स थी वो सामान लेके आ रही थी। तो एक तो जर्मनी ने उसकी शिप्स पे सिंक कर दिया। क्यों, क्योंकि उसमें ब्रिटेन का सामान आ रहा था, और ब्रिटेन की जो सबमरीन थी लुसितानिया उसमें कुछ लोग थे अमेरिकन्स, तो उसको भी जर्मन के यू बोट शिप्स ने क्या कर दिया, डुबो दिया, जिसकी वजह से अमेरिकन्स का लॉस हुआ और अमेरिका ने वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट जर्मनी। ओके,
नाउ इसमें इस टाइम पे इन्होंने कब किया, ऑन 6 अप्रैल 1917। ओके, ये डेट याद रखना, 6 अप्रैल 1970 यूएसए जो है वो वॉर डिक्लेयर कर देता है अगेंस्ट जर्मनी। ठीक है, अब 1917 में एक और चीज़ हुई, वो ये हुई कि रशिया में रिवॉल्यूशन आ गया। रिवॉल्यूशन ये आया कि जो वहाँ के लोग थे उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन कर दिया। वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भुखमरी आ गई, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा सोल्जर्स का लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, जिसकी वजह से रशियन के जो कॉमन पीपल थे वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए, मतलब एंग्री हो गए, और उन्होंने रिवॉल्यूशन डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट द गवर्नमेंट। एंड दैट इज़ वाई जो रशिया था उसने विड्रॉ कर लिया था वॉर से 1917 में। नाउ यू कैन सी वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो अमेरिका था उसने 1917 में बैटल ज्वाइन कर लिया, और इसके पास, अमेरिका के पास बहुत ही ज़्यादा क्या थे, वेपन्स थे अच्छे, तो जिसकी वजह से जर्मनी जो है वो क्या हो गया, इसके सामने हार गया। और जर्मनी में क्या हुआ, वहाँ के जो लोग थे वो अपने ही एम्परर जिसका नाम था केसर विल्हम, उसके अगेंस्ट क्या किए, रिवॉल्यूशन आ गया इधर भी। तो इन दिस वे जो जर्मनी है फिर उसने क्या किया, मतलब एंड कर दिया वॉर, और इधर से अमेरिका ने भी डिक्लेयर कर दिया वॉर नवंबर 11 1918 में। तो यू कैन सी कि नवंबर 11 1918 में जो वॉर है वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब अपन डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यू टेक्निक्स यूज्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसमें पहला है मशीन गन्स। तो ये जो मशीन गन्स है ये ट्रेंचेस में यूज़ करते थे। ट्रेंचेस क्या होता है, ये समझ लो कि एक डीप मतलब एक एरिया को डग कर दो, मतलब गड्ढा करो, और इसमें क्या रहते थे, इसमें सोल्जर्स रहते थे ताकि वो एनिमी अटैक से बच सकें और एनिमी पे ज़्यादा से ज़्यादा अटैक कर सकें, उसे बोलते हैं ट्रेंचेस। तो उसमें मशीन गन्स का यूज़ होता था। इसमें क्या होता था कि एक ही मिनट में बहुत सारे फायर करते थे और बार बार रीलोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कैनॉन्स बहुत दूर से अटैक करता है, और इसमें भी 50 to 60 राउंड्स पर मिनट, मतलब इसमें भी क्या होते थे कि मतलब बहुत ज़्यादा राउंड्स एक बार में मतलब यूज़ फायर होते थे, और ये जो है वो ट्रेंचेस को डिस्ट्रॉय करने के काम भी आता था। एक है टैंक को 1899 में ब्रिटेन ने डेवलप किया था, और टायर्स की जगह उन्होंने चेन का इस्तेमाल किया ताकि जो व्हीकल्स हैं वो नेविगेट कर सके मड और अनड्यूलेटिंग तराइन, मतलब उबड़ खाबड़ एरिया में वो ट्रैवल कर सकें। सबमरीन, जो यू बोट शिप्स के बारे में मैंने बताया कि जर्मनी की यू बोट शिप्स ने अमेरिका का नुकसान किया था, जिसकी वजह से अमेरिका ने क्या किया, वॉर में ज्वाइन कर दिया। तो एक्चुअली जर्मनी क्या कर रहा था, ब्रिटेन की ट्रेड शिप्स को नुकसान करना चाह रहा था, लेकिन ब्रिटेन की जो अमेरिका की जो शिप्स थी वो ब्रिटेन के लिए क्या ला रही थी, सामान ला रही थी। तो इसमें जर्मनी की यू बोट शिप्स ने क्या किया था, ये एक सबमरीन का काम कर रहा था। तो ये सबमरीन क्या होती है, ये पानी के अंदर रहती है और ये छुप के अटैक करती है। तो जर्मनी की सबमरीन्स ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। पॉइजनस गैस, मतलब जहरीली गैस, जिसका यूज़ जर्मनी ने किया था फर्स्ट टाइम बैटल ऑफ वाइप्रस में। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जहरीली गैसों का इस्तेमाल करना मना है। क्यों? क्योंकि ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में आते हैं। इस टाइप के वेपन्स अलाउ नहीं रहते वॉर में यूज़ करने के लिए। तो इसीलिए बाद में इस टाइप के वेपन्स यूज़ ना हो, इसलिए जेनेवा कन्वेंशन साइन हुआ था, और जर्मनी ने लेकिन इसको यूज़ किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। रेलवे ट्रेन्स जो है वो मोस्टली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सोल्जर्स, वेपन्स, कैनॉन्स या लॉजिस्टिक को ट्रांसपोर्ट करने के काम आती थी, जिसकी वजह से जो मतलब वर्ल्ड था, मतलब जो डिस्टेंस था वो क्या हो गया था, कम हो गया था। और एयरप्लेन्स जो है इसने भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अब वॉर जो है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है फर्स्ट वर्ल्ड, मतलब लोगों को कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो देखो, सबसे पहली बात मैं एक चीज़ बोलूँ तो ह्यूमन लॉसेस में हम ये बोल सकते हैं
कि जो बहुत ज़्यादा लोग मरे इसमें, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि इसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई और भूखमरी आ गई, और जिसकी वजह से लोग एक दूसरे का मतलब जो गलत काम होते हैं वो करना स्टार्ट कर दिया, अफवाह फैलाना स्टार्ट कर दिया, और मनी का काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, और क्या बोल सकते हैं, और पीपल ने वॉइस अगेंस्ट की, मतलब एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट। तो ये सब चीज़ें कुछ ऐसी थी जो मतलब एक प्रकार से मतलब वॉर का इफ़ेक्ट था लोगों के ऊपर। मेन इफ़ेक्ट यही था कि गलत काम चालू हो गए और बहुत ज़्यादा लोग मरे, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, खाने पीने को कुछ मिला नहीं, क्योंकि यू कैन सी द सेव द वीट एंड हेल्प द फ्लीट, ईट लेस ब्रेड। मतलब ये जो फिगर है यही शो कर रहा है कि कम खाओ, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मतलब वेपन्स की ज़रूरत थी लोगों, इंडस्ट्रियलाइजेशन में पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए लोगों को ये बोला जा रहा था कि आप लोग कम खाओ, और साथ ही मतलब जो सोल्जर्स थे उनको खाना प्रोवाइड करना था, इसलिए वो बोल रहे थे कि सेव द वीट एंड हेल्प द फ्लीट। नाउ वी विल सी कि वॉर का इफ़ेक्ट जो है वो वुमेन्स पे कैसा पड़ा। तो वॉर में क्या हुआ कि जो मेल पर्सन थे, जो मेल एडल्ट्स थे, वो क्या हुआ, वो तो वॉर के साइड चले गए, वो लड़ाई में युद्ध में चले गए, लेकिन जो वुमेन्स थी उनको घर चलाने के लिए क्या करना पड़ा, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए उन्हें फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वुमेन्स ने अपनी इम्पोर्टेंस समझी, वुमेन्स ने अपने अधिकारों को समझा, और वुमेन्स जो है वो इंडिपेंडेंट बनी, और उन्होंने भी अपनी आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया, अपने लिए डिमांड्स करना स्टार्ट कर दिया। और 1918 में ब्रिटेन एक पहला ऐसा कंट्री बना जिन्होंने वुमेन्स को वोटिंग अलाउ की थी। तो यू कैन सी कि उन्होंने वुमेन्स ने वोटिंग के लिए भी मतलब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में उनको एक स्पेस मिले, उसके लिए भी उन्होंने डिमांड कर दिया। तो वुमेन्स जो है वो इन शॉर्ट इंडिपेंडेंट हुई, उन्होंने अवेयरनेस फैली। तो ये एक इफ़ेक्ट था वुमेन्स का। ओके, नाउ पीस ट्रीटीज़, वी विल सी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउ अबाउट द पीस ट्रीटीज़। सो व्हाट इज़ हियर नाउ, एक था वुड्रो विल्सन, उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया। पहली चीज़ तो ये कि उन्होंने पीस ट्रीटीज़ ना हो, मतलब कंट्रीज़ जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी उसके अगेंस्ट थे, वो इसलिए अगेंस्ट थे क्योंकि ये भी एक वॉर का कारण था। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर में डिसआर्मामेंट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब मिलिट्री में जो बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था, जो नए नए वेपन्स बन रहे थे, उनके अगेंस्ट थे वो। इन्होंने ये इसलिए बताया ताकि कंट्रीज़ में पीस बना रहे, राइट। तो और इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने ये बोला था कि जो कंट्रीज़ एक दूसरे पर अटैक कर रही है वो बंद कर दिया जाए, क्योंकि विदाउट परमिशन कोई भी कंट्री एक दूसरे पे अटैक ना करे। नेक्स्ट एक रीज़न था कि डेमोक्रेसी को फेवर किया गया, कि डेमोक्रेसी जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लोगों को इनके अधिकार देती है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स विलियम वुड्रो विल्सन ने बताया था ताकि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है जैसा वॉर आगे ना हो, और डिसआर्मामेंट को फेवर किया ताकि मतलब जितने भी रीजंस हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उनके वो अगेंस्ट थे, ताकि क्योंकि ये कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के होने का। और कुछ ट्रिटीज़ साइन हुई थी, यू कैन सी द नेम ऑफ ट्रिटीज़, द लाइक ट्रिटी ऑफ वर्साइलेस विद जर्मनी, ट्रिटी ऑफ सेंट जर्मन विद ऑस्ट्रिया, ट्रिटी ऑफ ट्रायन विद हंगरी, ट्रिटी ऑफ साव्स विद टर्की। तो ये कुछ ऐसी ट्रिटीज़ थी जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट था ट्रिटी ऑफ वर्साइलेस। तो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द ट्रिटी ऑफ वर्साइलेस, जो कि 1919 में 1919 में साइन हुई थी जर्मनी के साथ। तो ये एक्चुअली साइन हुई थी विनिंग कंट्रीज़ और जर्मनी के बीच। कब हुई थी? 28 जून को, 1919, 28 जून। ओके, तो इसमें पहली चीज़ ये थी कि जर्मनी ने जितनी भी चीज़ें
मतलब जीती थी, वो सब उसको वापस करना पड़ा और उसको 66 बिलियन लाख इन इंस्टॉलमेंट फ्रांस, बेल्जियम और ब्रिटेन को पे करना पड़ा एज अ पनिशमेंट। ठीक है। और जर्मनी के पास जितनी भी अलायंसेस थी उनको वो क्या किया करना पड़ा, वो उनको ये जो डैम कॉस्ट था ये उनको देना पड़ा। सेकेंड रीज़न ये था कि जर्मनी को रिटर्न करना पड़ा वो सारी टेरिटरीज़ जो उसने दूसरी कंट्रीज से जीती थी, बेल्जियम फ्रांस से जीती थी, वो उनको इंडिपेंडेंट करना पड़ा। ठीक है। नाउ थर्ड था जर्मनी को फ्रांस की जो मिनरल रिच रीजन था अल्साक लॉरेन, जर्मनी को वो उसको फ्रांस को वापस करनी पड़ी और उसको अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोल माइंस रीजन जो कि सार रीजन था वो फ्रांस को 15 साल के लिए देना पड़ा एज अ डैमेज टू फ्रांस वाइल्स। ओके। एक था कि एक बहुत ही लार्ज पोर्शन ईस्टर्न पार्ट जर्मन एम्पायर का वो पोलैंड को पोलैंड को क्या करना पड़ा, देना पड़ा। और इसके साथ it included the Danzig corridor which gave Poland access to sea. As a result, eastern portion of Germany was separated from the rest of the world. ठीक है। और 65,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड जो है वो जर्मनी से ले लिया गया, विनिंग कंट्रीज़ ने ले लिया। तो यू कैन सी कि जर्मनी का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। और एक और चीज़ ये थी कि जर्मनी ने जितनी भी कॉलोनीज़ जीती थी वो उसको किसको देना पड़ा, वो फ्रांस, ब्रिटेन और पुर्तगाल को देना पड़ा। ठीक है। तो और जो जर्मनी ने जो चाइनीज़ टेरिटरी जीती थी वो उसको किसको देना पड़ा, जापान को देना पड़ा। तो यू कैन सी कि जर्मनी को काफ़ी लॉस हुआ। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट ये था कि जर्मनी को जो अपने सोल्जर्स हैं उसको लिमिट करके 1 लाख सोल्जर्स करने पड़ गए और उसके पास जितने भी न्यू वेपन्स थे उसको उन्होंने क्या कर दिया, डिसमेंटल कर दिया। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया का मर्ज ना हो सके इसके लिए उनको परमिशन लेनी पड़ेगी किसकी, लीग ऑफ नेशंस की। तो इसकी वजह से यू कैन सी नाउ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। कॉन्सिक्वेंसेज यही था, इसमें जर्मनी का काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। जर्मनी जो है उसके पास इतने पैसे नहीं थे जो वो विनिंग कंट्रीज़ को दे पाए क्योंकि जर्मनी खुद लॉस में था। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया था कि 66 बिलियन लाख रुपीज़ एज अ इंस्टॉलमेंट पे करना था। तो जर्मनी इस हालत में नहीं थी कि वो उसको क्या करे, वापस कर सके। तो इसकी वजह से ये जो ट्रीटी थी वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक थी किसके लिए, जर्मनी के लिए। नाउ द नेक्स्ट इज स्टैब्लिशिंग द लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशन इसलिए इस्टेब्लिश किया था ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो सके, इस टाइप का वॉर ना हो सके, क्योंकि इस वॉर से किसी का फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ नुकसान ही हुआ था और इससे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। तो इसीलिए कंट्रीज़ ने एक चीज़ सोची कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए जो कि ओवरऑल गवर्नेंस देखे पूरे वर्ल्ड की, ताकि इस टाइप का वॉर आगे ना हो सके। लेकिन जो जर्मनी के साथ जो हुआ था बिकॉज ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, तो उसका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था और इसकी वजह से जर्मनी के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा नफ़रत कर रहे थे इस चीज़ के लिए। तो इसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और लीग ऑफ नेशंस जो है वो टोटली फेल हो गया था। जो लीग ऑफ नेशन है वो स्टैब्लिश किया गया था जेनेवा, जो कि कैपिटल है स्विट्ज़रलैंड का 1920 में। तो यू कैन सी दिस वे दिस चैप्टर इज़ गॉट कंप्लीट। आई कवर द टोटल चैप्टर इन दिस वीडियो। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask. Thank you so much.